कोंच प्रखंड में एक सिंधुआरी गांव है और सिंधुआरी गांव में कुछ दिनों पहले गोलियां चली, हत्याएं हुई और उन हत्याओं को तथाकथित नेतागण एक राजनीतिक रूप देने लगे, जातीय हिंसा का रूप देने लगे, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और उसी पर मैंने अपने विचार फेसबुक पे पोस्ट किए थे। आप सभी साथियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के अलग अलग जिलों से लगभग 38 कॉल मेरे फ़ोन पर आए और सभी लोगों के सोच अलग अलग थे। कुछ लोगों ने मुझे ओपिनियन दिया और कुछ लोगों ने मुझे डांटा और कुछ लोगों ने डराया भी। अब मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी और अगर मैं ज़मीन से जुड़कर एक ज़मीनी अनुभव मैंने प्राप्त किया, तो क्या उस अनुभव को शेयर करना, सच को लिखना गुनाह है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल गुनाह नहीं है। आज सिंधुआरी घटना पर एक खास जाति के लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिस तरह की बात बोल रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उनसे बिल्कुल इस बात पर सहमत नहीं हूं कि वो भूमियार जाति होने के कारण उनका समर्थन किया जाए और जो हत्यारे थे वो यादव जाति के थे, इसलिए उनकी निंदा की जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी को सिर्फ और सिर्फ उनके अपराध से पहचाना जाए और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए, पीड़ितों को किस तरह से न्याय मिले, उस पर अगर बात हो तो हम समझते हैं कि यह समाज के लिए, यह जमात के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आज पढ़े लिखे युवाओं को भी जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है, उसे देखकर मुझे अफसोस होता है। और जिस तरह से दिग्भ्रमित आज के पढ़े लिखे युवा हो जाते हैं चंद झोला छाप नेताओं के कहने पे, उस पर तो कुछ शब्द ही नहीं है मेरा कि आखिर हम बोले तो उस पर क्या बोले। सिंधुआरी में जो घटना घटी, उसके पीछे अगर सबसे पहला कोई जिम्मेवार व्यक्ति था तो उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। सिंधुआरी घटना में जो घटना घटी, उसका पहला जिम्मेवार व्यक्ति कोई था तो वो उस एरिया का थाना अध्यक्ष था। यज्ञ के समय जब झड़प हुई थी दो पक्षों में और जब उस पर एफआईआर हुआ तो थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को लीगली इस तरह का बॉन्ड नहीं भरवाया जिससे कि उन लोगों के मन में कोई खौफ होता और वो डरते। और प्रशासन द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं किए जाने के कारण दोनों पक्षों के बीच में तनाव इतना बढ़ गया, उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि हत्या तक हो गई। अब जब हत्या हो गई तो वहां पर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया कि भाई भूमियार जाति के लोग हैं और भूमियार की हत्या हो गई तो हम किसी का ये कर देंगे, हम किसी का ये करेंगे, एक का बदला 10 से लेंगे, और इस तरह की बात ये होने लगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पीड़ित पक्ष है,
जिनके यहाँ हत्याएं हुई उन्हें किन चीजों की जरूरत थी? उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सबसे पहले जो हमारा हिंदू धर्म में होता है कि हम लोग मृत्यु उपरांत भोज करते हैं, भोज में उनका मदद होना चाहिए था। क्योंकि मुझे जो प्रोफाइल पता चला है पीड़ितों का कि वो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे, तो सबसे पहले उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आए कि गौतम जी आप भूमियार हैं, आपको भूमियार का पक्ष लेना चाहिए और वहां चल के उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा कि हम जाएंगे वहां, लेकिन हम केवल अपना चेहरा दिखाने नहीं जाएंगे, राजनीति करने नहीं जाएंगे। हम जब अपने आप को समझेंगे कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हम एक लिफाफा में करके पीड़ित परिजनों तक पहुंचा सकते हैं, तब मेरा जाना वहां सार्थक रहेगा। आज जिस मृतक की छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर हम उसके लिए उसके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले लें, तब वहां पर मेरा जाना सार्थक रहेगा। अगर यह जो सबसे बड़ी जो घटना हुई है, जिन लोगों ने भी दुस्साहस किया हत्या का, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा कि एक भूमियार की हत्या हुई है और एक यादव ने हत्या किया। मैं सिर्फ इस पर कहूंगा कि एक हत्या हुई है और जो हत्या किया है वो हत्यारा है और उसे सजा मिलनी चाहिए। तो उसको सजा दिलाने के लिए राज गौतम, वीर बजरंगी सेना और हेल्पिंग ह्यूमन को जितना औकात लगाना होगा वो लगाएगा और हम उसके लिए काम करेंगे। तो यह एक बेहतर मानसिकता का परिचायक है और सही मायने में हम एक इंसान हैं। आप बताएं एक बात कि आज वहां जरूरत क्या है? अभी हत्या हुई है, उसी गांव के कुछ लोग गवाह बनेंगे, उन गवाहों को कल के डेट में पैसे से, पिस्टल से, बंदूक से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और जो पीड़ित का जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार से मुझे लगता है कि उनको केस लड़ने में भी दिक्कत होगी। तो वहां पर हम खड़े होंगे, वहां पर वीर बजरंगी सेना खड़ा होगा और इस लाइव शो के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि अगर पीड़ित पक्ष चाहेंगे तो उनके केस का टोटल खर्चा वीर बजरंगी सेना वहन करेगा। यह हम आज फेसबुक लाइव के माध्यम से यह घोषणा कर रहे हैं, बशर्ते उन्हें संपर्क करना होगा और हमसे बताना होगा। तो इस मुद्दे पर अगर बात करें हम, तो अच्छी बात है। मदद इसको कहते हैं। क्या हम 90 के दशक में चले जाएं? आज जिस तरह से वहां कुछ लोग कर रहे हैं, वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, बदला लेना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या हम वही करें? 90 के दशक में जिस तरह से रणवीर सेना और एमसीसी के बीच खूनी झड़पें हुई, हजारों लोग मारे गए, तो क्या मैं किसी भी जाति को टारगेट नहीं करके कहता हूं। मैं कहता हूं कि जो दो जाति के बीच में जो यह विवाद उत्पन्न हुआ है, क्या आप एक को मारोगे तो अगले ने हाथ में चूड़ी पहन रखी है, क्या वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा? इस पर राजनीति जो कर रहे हैं वो ले इस बात की गारंटी कि चलो ठीक है, बदला लेते हैं और इसके बाद तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। इस बात की गारंटी लें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आखिर किस दौर की बात कर रहे हैं, किस समाज की बात कर रहे हैं? मुझे समाज नहीं, मुझे जमात अच्छा लगता है। आज अगर मेरा 10 काम होता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाभन, चमार, राजपूत, भुइयां, मांझी, मुसहर, सारे लोगों का, सारी जातियों का उसमें योगदान रहता है। और फेसबुक लाइव पर सुन रहे मुझे लोग भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि निश्चित ही कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि हम इस जाति को लेकर चलेंगे तो हम इस समाज में एक पहचान छोड़ेंगे या समाज में हम अपना सारा काम करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही इन बातों से सहमत नहीं हूं। आप सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जात की नहीं बल्कि जमात की बात करिए। जाति की बात भी होनी चाहिए, एक जगह पर होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें जिस जाति में जन्म दिया है
या जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें अपने पूर्वजों का मान भी रखना है। चूंकि अभी सामाजिक विचारधारा जो है उसमें अगर एक व्यक्ति एक जात किसी दूसरे जात से शादी कर ले तो जनरली एक आलोचना होती है कि भाई उसने जो है जाति से हटकर काम किया। और चूंकि हमारा ग्रामीण परिवेश अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ के लोग इतने बुद्धिजीवी नहीं हुए हैं कि वो इन बातों को समझेंगे कि जाति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जाति एक टैरो कार्ड है नेताओं के लिए, जो समय समय पर वोट लेने के लिए जाति को बीच में लाया जाता है। तो चलिए, जाति की भी बात हो तो हम अपने माँ बाप और पूर्वजों का सम्मान रखते हुए हम अपने बेटे और बहन और बेटी की शादी अपने जाति में करें। यहाँ तक ही जाति को रखना उचित होगा। इसके बाद मैं जाति का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं और आगे भी नहीं करूंगा। इसके लिए कोई भी तथाकथित भूमियार को अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे। राज गौतम को उस बात का परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे जमात को लेकर चलना है। और अगर फेसबुक लाइव अगर मेरी बात वहां तक पहुंच रही है तो वैसे लोग कान खोलकर सुन लें कि अगर उन्हें लगता है कि वो नेतागिरी करके या मेरा माइंड वॉश करके इस तरह का बात करवा देंगे कि हमने अलग अलग जातियों से एक जो माला बनाया है, हमने जो मोतियों को चुना है और आज जो हमारा दायरा बढ़ा है, तो आपके पास इतना दिमाग अभी नहीं है कि राज गौतम को तुम उल्लू बना सको। राज गौतम वहां से सोचता है जहां से तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है। इसलिए राज गौतम को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल कोशिश मत करना। राज गौतम न तुम्हारे फोन से डरने वाला है, न तुम्हारे किसी भी बाप और दादा से डरने वाला है। मुझे बहुत बुरा लगा जब विभिन्न जगह से फोन आए, वैसे लोगों के फोन आए जिनकी कोई सामाजिक औकात नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, और वो मुझे सलाह दे रहा है कि आपने सिंधुआरी प्रकरण पर फेसबुक पर जो लिखा वो गलत लिखा। बताइए ये क्या बात है? तो मैंने उसी समय कहा था कि मैं फेसबुक लाइव पर आऊंगा और तुम अपना पक्ष रखो, ताकि समाज में जो तुम दो चेहरा लेकर घूम रहे हो कि सामने में अगर कोई भी अदर जाति का व्यक्ति मिले तो एक साथ उसके साथ खाना खाकर यह दिखाओगे कि मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं, और दूसरा है किसी को फोन करके बोल रहे हो कि हमें अपने जाति की ही बात करनी है, जमात की बात नहीं करनी है। तो ये जो दो चेहरा लेकर चल रहे हो तुम लोग, तो मैंने इसलिए लाइव पे तुम्हें आमंत्रित किया है ताकि तुम्हारा दूसरा फेस भी लोग जाने। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस तरह की बात करेगा। बिल्कुल बात नहीं करेगा, मैं जानता हूं। और समाज के चूतिए लोग वही हैं जो इस तरह की बातों को रखते हैं मेरे सामने। अगर आप लोगों को मेरी बातों से कोई चीर है तो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से खुलकर कहता हूं कि राज गौतम अगर किसी का समर्थक रहा है तो वो अमर शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का समर्थक रहा है। और समर्थक इसलिए नहीं रहा है कि उन्होंने हत्या का बदला हत्या करके लिया। मैं समर्थक इसलिए हूं कि जिस समय हमारी जाति पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार जब अटैक किया गया, उस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया का कुशल नेतृत्व, जो कि 3 महीने के अंदर उन्होंने ऐसा संगठन खड़ा किया जिसके रणबांकुरे उनके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार थे। मैं वैसे लोगों को सलाम करता हूं, वैसी सोच को सलाम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब किस समाज की बात आप करते हैं? मैं यहां पर वो लोग भी कुछ उपस्थित हो चुके हैं लाइव में जिन्होंने जातिगत बातें मुझसे कही थी और टिप्पणी की थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि समाज के सबसे बड़े योद्धा अगर कोई थे तो वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया थे। आज उनकी आत्मा भी स्वर्ग में इंतजार कर रही है कि मुझे कब न्याय मिलेगा। क्या आपको पता नहीं है कि वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या किसने करवाई? क्या पूरा बिहार नहीं जान रहा है? क्या यहाँ का सरकार नहीं जान रहा है? सरकार या अधिकारी को पता नहीं है?
परमेश्वर मुखिया जी की हत्या किसने की? तो क्यों तुम लोगों ने उस समय जाकर परमेश्वर मुखिया की हत्या का बदला नहीं लिया? क्यों उन लोगों को जाकर आर्थिक सहायता नहीं दी? उस समय तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम था नहीं, और यहां पर चले हो राजनीति करने। तो मैं उसी परमेश्वर मुखिया का फॉलोअर हूं, और फॉलोअर इस बात पर हूं, उन्होंने जो हत्या की, मैं उस विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, मैं उनके कुशल नेतृत्व कर्ता का समर्थक हूं कि किस तरह का कुशल निर्देशन था कि न वो पूंजीपति थे, न धन्ना सेठ थे, न उनके पास राइफल, गोली, बम और बारूद का जखीरा था। उसके बावजूद भी जब एक के बाद एक लगातार किसी खास वर्ग द्वारा भूमियारों पर आक्रमण किया गया, तो उन्होंने डटकर मुकाबला किया और बंदूक का जवाब बंदूक से दिया। इसलिए मैं समर्थक हूं। और मुझे बहुत दुख हुआ था जिस दिन अमर शहीद परमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी। तो जाओ, अगर तुम रियल में एक बाप का पैदाइश हो तो जाओ और परमेश्वर मुखिया जी के हत्यारों को पहले सजा दे दो, तब मैं मानूंगा कि तुम जाति की बात करते हो, और पूरा समाज भी मानेगा और पूरा दुनिया भी मानेगा कि उसने ऐसा कर दिखाया। अदरवाइज इस तरह की घटिया सोच मेरे साथ बिल्कुल मत रखना, और हमारे साथ इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। राज गौतम का दाढ़ी यह जो पक रहा है, ऐसे ही नहीं पका है, सड़क पर संघर्ष करके और अनुभव प्राप्त करके पका है। तुम्हारे जैसे लौंडे मुझे नहीं चला सकते हैं। जमात की राजनीति अच्छी होती है। उन हत्यारों को, सिंधुआरी में जो घटना घटी, घटना के पीछे क्या कारण था, वो सबको पता है। कोई बात छुपी हुई नहीं है कि गलती किसकी थी और नहीं थी। और गलतियों को देखने के लिए हमारे बीच प्रशासन बैठा हुआ है। जब पहली झड़प हुई थी, आज जिस तरह से नेता नेतागिरी कर रहे हैं वहां पर जाकर, उन चूतिया नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब थानाध्यक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपने उस समय क्यों नहीं काम किया? आप जिस जाति की बात करते हैं, किसी हमारे ही जाति की किसी बेटी और बहन की शादी में जब 1,50,000 रुपया घट जाता है, उस समय समाज का के नाम पर चंदा करके उसकी शादी क्यों नहीं करवाते हो? कोई किसी को किडनी की बीमारी हो गई, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया और वो एक गरीब किसान है, उसके इलाज में 10 से 12 लाख रुपया खर्च हो रहा है। किसी का मकान ढह गया है, कोई मेधावी बच्चा है और उसको पढ़ने के लिए किताब नहीं है, उस समय समाज के नाम पर तुम लोग जाकर क्यों नहीं मदद करते हो उनकी? जो लोग मदद करते हैं तो वो भूमियार नहीं हैं, वो महान व्यक्ति हैं। उनकी तुलना में महान व्यक्तियों से करूंगा जिनकी सोच काफी ऊपर लेवल की है। महान लोगों का कोई जात नहीं हुआ है, उनका जमात हुआ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि कभी भी आपके बीच दलाल अगर पहुंचता है, जाति की बात करता है, तो चप्पल खोलिए और सीधे उसके गाल पर 10 चप्पल मारिए। जाति की बात करने वाला लोग सबसे बड़ा चूतिया है इस समाज का, और वही गंदगी फैला रहा है पूरे समाज में। इसलिए वैसे लोगों का बहिष्कार एकदम जरूरी है। अगर बहिष्कार नहीं किया गया तो हम पढ़े लिखे होकर भी उनके मानसिक गुलाम बने रहेंगे। और मैं उन लोगों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं जो मुझे गोली और बम की बात करते हैं मुझसे, तो सुन लो, राज गौतम अगर मारा भी गया तो कम से कम 1000 राज गौतम खड़ा हो चुका है मेरे कारण, मेरे उस व्यवहार के कारण, मेरे उस काम के कारण। जो राज गौतम माना जाता है कि 1 बजे रात में भी अगर किसी को खून की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, तो राज गौतम कर्ज लेकर भी लेकिन वहां तक पहुंचाएगा। इसलिए आज हम किसी के दिमाग में नहीं बल्कि दिल में जगह बना चुके हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता है। तुम अपनी सोचना, मैं अभी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस बात का भी चैलेंज कर रहा हूं कि तुम मार दो मुझे। तुम्हारा 13वीं खत्म होने से पहले अगर तुम्हारा खानदान साफ नहीं हुआ तो फिर मेरे नाम से कुत्ता पाल देना। अगर हम एक बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो उसके पीछे कोई छोटी मोटी सोच नहीं है, और छोटी मोटी बातों को लेकर कभी भी मेरे सामने इस तरह का जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए।
मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं कि सिंधुआरी ही नहीं, कहीं पर भी कोई घटना घटती है, किसी की हत्या होती है, किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, किसी के साथ रंगदारी होती है, और अगर कोई आपका नहीं सुन रहा है तो वीर बजरंगी सेना के पास आप लेकर आइए। अगर वीर बजरंगी सेना को लगेगा कि आपको अलग अलग तरह के मदद की जरूरत है तो हम लोग वहां पर खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे, और जरूरत पड़ी तो लाठी लेके भी खड़े रहेंगे आपके लिए। अब 2 मिनट का समय मैं देता हूं उन साथियों को जो हमारे बीच आए हैं और जो कुछ सार्थक बातों को लेकर चाहते थे कि एक स्वस्थ चर्चा लाइव के माध्यम से हो। तो वैसे सभी साथियों का स्वागत है, और सिंधुआरी प्रकरण पर जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपना प्रश्न करें, मैं उनका जवाब देता हूं। और अगर आज इस लाइव के माध्यम से आपने प्रश्न नहीं किया तो आपको कोई हक नहीं होगा कि दोबारा आप इस जाति और जमात की बात करिए। आपको पुनः फिर मैं सलाह दूंगा कि आप जैसे लोगों को किसी संगठन में रहने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी संगठन में रहने लायक नहीं हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए, अभी तक शुरू से जो हमारे साथ जुड़े हैं, ऋतिक जी जुड़े हैं, हमारे मित्र चंदन पांडे जी हैं, पुनीत राय जी हैं, गुंजन शर्मा जी हैं, मुन्नू शर्मा जी हैं, हमारा रवि है, भूमियार टाइगर है, सूरजभान दांगी जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, मुन्नू शर्मा जी हैं, विवेक सिंह हैं, कौशलेंद्र नारायण जी हैं, ऋतिक कुमार हैं, सुधांशु नीलम गौरव जी हैं, रजत कुमार हैं, अविनाश कुमार हैं, रजत कुमार हैं, गौरव सिंह जी हैं, एसपी सिंह, दिलीप यादव जी हैं, अमित शर्मा जी हैं, नागेंद्र शर्मा जी हैं, सुमन सौरभ जी हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा और की ईमानदारी के साथ आपकी बातों का जवाब दूं। वीर बजरंगी सेना का गठन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम इक्वल बात करें, हम सही बात करें। हम यहाँ राजनीति नहीं करने आए हैं, हम यहाँ कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वी वांट टू चेंज द सोसाइटी, वी वांट टू चेंज द सम सिस्टम विच इज डाइवर्टेड ऑल द path of good things. So you are welcome. I want to welcome all the viewers that if you want to ask any question, I am ready to reply with you. आप अपना सवाल बेहिचक होकर इस मंच के साथ कर सकते हैं। वीर बजरंगी सेना 2 जाति में विश्वास रखता है। जो मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम लोग का एक संगठन है वीर बजरंगी सेना, और वीर बजरंगी सेना 2 जाति में विश्वास रखता है जिसे कि भगवान ने बनाकर भेजा है, एक नर और एक नारी। तीसरी जाति मैं नहीं मानता हूं। और अच्छाई और बुराई के कंसेप्ट पर वीर बजरंगी सेना चलेगा। अच्छे लोगों का हम साथ देंगे और बुरे लोगों का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। यही वीर बजरंगी सेना का कंसेप्ट है। अतः कहीं भी कोई अपराध होता है तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह की घटना घटी है सिंधुआरी में, राकेश यादव और उसके पिता के द्वारा मुझे जो सूचना मिली है, अभी तक समाचार पत्रों में ये बात है कि राकेश यादव ने गोली चलाई थी। मुझे जो सूचना मिली है कि राकेश यादव के पिता ने गोली चलाई थी। प्रशासन क्यों छिपा रहा है इस बात को, पीड़ित पक्ष क्यों छिपा रहे हैं इस बात को, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। लेकिन मैं आप पीड़ित लोगों के कोई भी हितैषी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि 10-5 लाख में बिकिएगा मत। गवाह का एक अहम रोल होता है कि अपराधी को सजा दिलवाना। अगर आप लोग बिक गए तो कल के डेट में हमारे समाज पर लोग थूकेंगे, इसलिए बिकिएगा मत। आपको किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, साथ चाहिए होगी, तो वीर बजरंगी सेना आपके साथ खड़ी है। और सिर्फ आप ही के साथ नहीं खड़ी है, वीर बजरंगी सेना उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो निरीह हैं, जो लाचार हैं, जो असक्षम हैं, जिनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी बातों को दबा दिया गया है। वीर बजरंगी सेना उनके लिए काम करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा।
जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप साथियों से कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा आज आक्रोशित था, इसलिए आक्रोशित था कि कुछ कुत्ते, कुछ चमचे जिनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, वो फोन करके मुझे मेरे ऊपर भौंक रहे थे कि मैंने सिंधुआरी प्रकरण पर क्यों लिखा। मैंने जो भी लिखा उसके लिए पहले मैंने 4 दिन तक स्टडी किया, थाना से बात किया, पुलिस से बात किया, स्थानीय पत्रकार से बात किया, स्थानीय लोगों से बात की। उसके बाद उन चीज़ों को मैंने डायरी में लिखा और लिखने के बाद एक स्टोरी बनाकर उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया फेसबुक के माध्यम से, ताकि जो सच है वो सच सबके सामने आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई किसी के बहकावे में न पड़े, हमारा गया, हमारा मगध पुनः जातीय हिंसा के दौर में न उलझ जाए, निर्दोष न मारे जाए। इस कारण से मैंने सच को रखा था। और सच कहना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं। मैं पुनः कह रहा हूं कि सच कहना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूं, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे इस कृत्य से खुश है और कौन नाराज है। मुझे चिंता सिर्फ और सिर्फ अगर रहती है तो बस हमारे जो जन्मदाता हैं उनका मैं लिहाज करता हूं, और दूसरा उनका लिहाज करता हूं जो बुरे वक्त में 1 बजे रात में भी 2 बजे रात में भी मेरे एक फ़ोन पर घर से निकल जाते हैं और मेरा साथ देते हैं। अगर मैं राज गौतम अगर लिहाज करेगा तो सिर्फ यही 2 लोगों का लिहाज करेगा, उसके अलावा किसी का लिहाज करने नहीं जा रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करना जानते हैं और यही अच्छी बात भी है। तो मैंने सिंधुआरी प्रकरण की बातों को आपके समक्ष रख दिया है। अगर इसमें से कोई भी बात लगे कि मैंने एक तरफा कहा तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। एक तरफा बोलने की आदत मेरी नहीं है। मैं जो भी है काफ़ी बैलेंसिंग बात मैं करता हूं और काफ़ी सोच समझ कर बात करता हूं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि कोई भी, आप अभी कुल 44 लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी 44 साथियों को मैं पहले तो प्रणाम करता हूं और एक आग्रह करता हूं कि आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोगों ने शिक्षा दीक्षा ले रखा है। आप एक सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो उसका मोल भाव करते हैं। तो अगर कोई टका सा नेता आपको आकर 2 अच्छी अच्छी बातें कह दे और आप अगर कन्विंस हो जाते हैं इससे, तो फिर आपकी शिक्षा दीक्षा बेकार है। सब पर एक्सपेरिमेंट किया करिए, सोचा करिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करिए कि आज जो यह भलाई और मानवता की बात कर रहा है, इससे पहले एग्जाम्पल है दिखाने के लिए कि उसने मानव कल्याण के लिए क्या कहा है और नहीं कहा है। और जब लगे कि हाँ वो ऐसा है तो वैसे लोगों का बिल्कुल साथ दीजिए, तभी माना जाएगा कि आपने जो शिक्षा दीक्षा ली है उसका आप उचित इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार और ऐसे ऐसे नेता हमेशा हमारा शोषण करते रहेंगे। तो आज बिहार को एक नेतृत्व की ज़रूरत है, नए नेतृत्व की ज़रूरत है, और युवा ही एक वो सही नेतृत्व दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिन युवाओं को आज संसद में और विधानसभा में बैठना चाहिए था, आज एक साजिश के तौर पर माइंड वॉश करके उन्हें उनके हाथों में झंडा पकड़ा दिया जाता है। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके खुश रह जाते हैं, हम लोग मोटरसाइकिल रैली में शामिल होकर खुश रह जाते हैं, और 2 लाइन अगर मंच पर हमको बोलने का मौका दे दिया गया तो बस हम उतने में ही खुश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप त्याग करिए, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा। और आने वाले समय में हम सरकार के सामने चुनौती पेश करेंगे। मुन्नू शर्मा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में वीर बजरंगी सेना
एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। और सारे लोग, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, और आप लोगों के सहयोग से हम लोग वह करके दिखाएंगे। तो पुनः मेरी जो बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। जात की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जात की बात करता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही सबसे पहले आपको आप पर गोली चलाएगा। आज आप एक फॉर्च्यूनर खरीद कर ले आइए तो आपके संगी साथी खुश होंगे कि चलो कभी ना कभी पटना और दिल्ली हम इस फॉर्च्यूनर से घूमेंगे, लेकिन आपका सबसे पहले आपका गोतिया और आपके पड़ोसी को ही जलन होगी। यही यथार्थ है, यही कड़वा सत्य है। इसलिए जाति नहीं, जमात की राजनीति होनी चाहिए। अगर किन्हीं को बुरा लगा होगा मेरी बात को तो सोचेंगे, समझेंगे। मेरा मोबाइल नंबर होगा उनके पास, आप बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर कहीं से भी मुझे लगा कि हाँ मैं गलत था तो आई विल एक्सेप्ट माई फॉल्ट, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी गलती नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट माई फॉल्ट। इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और पुनः अगर बीच में आवश्यकता पड़ी, कुछ लोग अगर दिमाग लगाने लगे तो मैं पुनः बीच में आऊंगा आपके सामने और अपनी बातों को रखूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी साथी यहाँ आए, मैं सबका नाम नहीं ले सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। क्योंकि नाम लेने के दौरान जनरली होता क्या है कि जो फ्लो होता है वो फ्लो रुक जाता है। तो इसलिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जमात की बात करें और जाति की जहाँ तक बात है तो बेटी और बहन की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, तो खानदानी परंपरा को भी हम बर्बाद न करें, पूर्वजों का भी अपमान न करें। अभी हमारा बिहार उतना डेवलप नहीं हुआ है, हमारे पेरेंट्स उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। अतः अपने जो वैवाहिक कार्यक्रम है तो हमें जिस कास्ट में रखा गया है उस कास्ट में हम करें, उसके बाद कास्ट का कोई रोल नहीं है। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीर बजरंगी सेना।